नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धर्मांतरण के खिलाफ लाए जा रहे विधेयक और विधेयक पर जारी सियासी बवाल की। यूपी की तर्ज पर अब एमपी की शिवराज सरकार भी धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाने जा रही है। विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे अगले सत्र में पेश किया जाएगा। दरअसल सरकार का निशाना लव जिहाद पर है। जहां बीजेपी विधेयक का स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है, क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए मौजूदा कानून काफी नहीं है? सवाल यह है, क्या वाकई एमपी में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं या सरकार हिंदुत्व की राह पर बढ़ चली है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। धर्मांतरण के कुचक्र को मध्य प्रदेश की धरा पर मैं नहीं चलने दूंगा। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। प्रेम के नाम पर विवाह करके धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कठोर कानून बनाया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार के बाद अब एमपी की शिवराज सरकार भी प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी में है। सरकार इस विधेयक के लिए पूरा मसौदा तैयार कर चुकी है और सरकार अगले सत्र में मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 लाने का मन बना चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस विधेयक में क्या है। इसमें दोषियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोर सजा दी जाएगी। लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। इसके साथ ही अपनी इच्छा से धर्म बदलकर शादी करने के मामले में 1 महीने पहले कलेक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की शिवराज सरकार की तैयारियों का बीजेपी ने समर्थन किया है। लव जिहाद को लेकर कानून बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री जी ने आज कहा है कि इसको लेकर सख्त कानून बना रहे हैं। कितना बड़ा ये? मैं समझता हूं कि इस मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो क्रिमिनलाइजेशन भी इसके माध्यम से हो रहा था, तो इन सारी चीजों पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक्ट लाने का काम अभी जो कर रही है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाने का समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रही है। हर आदमी को अपना धर्म स्वतंत्रता से पालने का अधिकार, ये तो हुआ। और दूसरा ये है कि पहले विधानसभा बुलाएं, अध्यक्ष का चुनाव कराएं और फिर जो भी लाएंगे उस पर गुण दोष के आधार पर चर्चा करेंगे। और वैसे जो ये बात कर रहे हैं, ये केवल भटकाने वाली बात है। अगर ये सक्षम हैं इनके प्रशासनिक अधिकारी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है, क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए देश प्रदेश में अभी मौजूदा कानून काफी नहीं है, या फिर सरकार को वाकई लगता है कि प्यार की आड़ में एमपी में धर्मांतरण के मामले काबू से बाहर हो रहे हैं या हो सकते हैं? सवाल यह है, क्या यूपी की योगी सरकार की राह पर चलते हुए शिवराज सरकार भी हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ रही है? क्या कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के जवाब में ये बीजेपी का जवाब है? ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मुद्दा बहुत गंभीर है। मुद्दा 2 धर्मों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा एक क्राइम से जुड़ा हुआ है। मुद्दा धर्मांतरण जैसे एक गंभीर विषय से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज डिबेट भी हम कोशिश करेंगे कि उतनी ही गंभीरता से इस पर हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करें। जब विधेयक पटल पर रखा जाएगा तो उस वक्त जाहिर बात है कि चर्चा होगी, लेकिन आज हम आपके कुछ सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद सीनियर लीडर प्रताप भानु शर्मा जी और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हमने कोशिश की है कि इसमें जो पैनल है हमारा वो सीनियर मोस्ट लोगों का रहे,
ताकि ज़्यादा बेहतर चीज़ें निकल सकें सियासत के एंगल से, समाज के एंगल से, तमाम चीज़ों से। सबसे पहले शुरुआत में यशपाल जी आपसे कर रहा हूँ। यशपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले से धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून है, 1968 धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 हमारे पास मौजूद है, जिसमें पहले धर्मांतरण जबरन कराने वाले या गुमराह करके कराने वाले को 2 साल की सजा का प्रावधान और थाने से जमानत का प्रावधान था। उस मामले में कितने मामले अब तक आपने सर दर्ज किए, या उस मामले में कितने लोग अब तक दोषी पाए गए हैं? क्यों आवश्यकता पड़ी आपको इस नए विधेयक की, जिसको आप कानून बनाना चाहते हैं? देखिए आसिफ भाई, लंबे समय से अगर आप देखें कि धर्म परिवर्तन को लेकर के और प्रेम प्रसंगों को लेकर के, फिर विवाह के लिए लालच देकर के, प्रलोभन देकर के, फिर दबाव के पूर्वक जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन के आड़ में जो एक लंबा खेल खेला जा रहा है, और उसमें अगर कोई कानून जैसा आपने बताया 1968 का बना हुआ है, अगर 1968 से लेकर के अब 2020 तक अगर उस कानून के संशोधनों में अगर आवश्यकता प्रतिपादित होती है, जो एक्ट पहले पारित हुआ होगा तब में और अब में जमीन और आसमान का वो अंतर दिखलाई पड़ रहा है, जिसमें प्रेम प्रसंग के नाम पर या विवाह के नाम पर जिस प्रकार से धर्म को परिवर्तित करने को लेकर के जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में उदाहरण है, फिर चाहे आप केरल ले लीजिए, चाहे आप बेंगलोर ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, चाहे आप कर्नाटका ले लीजिए, इन राज्यों में जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही है और बलात् दबाव के पूर्वक खौफ पैदा करके, प्रताड़ना दे करके जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। मैंगलोर और केरला के 2009 में एक प्रकरण प्रकाश में आया था आसिफ भाई, जिसमें कुछ संकेत मिलना प्रारंभ हो गए थे, और तब प्रेम के नाम पर किसी के साथ धोखा या उसकी मर्जी के बगैर धर्म परिवर्तन को लेकर के मजबूर नहीं किया जा सकता है। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन सवाल दरअसल यही है कि अगर यही डिबेट किसी और राज्य में होती तो वहां भी उदाहरण उन्हीं राज्यों के दिए जाते जिन राज्यों का उदाहरण आपने दिया है। उसमें मध्य प्रदेश का कहीं कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक इस तरह के मामले या तो बहुत कम सामने आए हैं या मामले सामने आए नहीं हैं। उसमें जब आप कानून बनाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि पुराने कानून से आप ऐसे फ्रॉड या फिर ऐसे लोग जो जानबूझकर धर्मांतरण की साजिश रच रहे हैं प्यार की आड़ में, उन पर आप पुराने कानून के तहत मामले क्यों नहीं दर्ज कर सकते, या आप उनके खिलाफ उन कानूनों को सक्षम क्यों नहीं पाते? आप दरअसल नए विधेयक को लाने के साथ ये दिखाना चाहते हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, कि दरअसल एक धर्म विशेष के लिए आप समर्पित हैं, आप उसके संचयन के लिए ये कानून ला रहे हैं, विशेष तौर पर उन पुराने कानूनों की अनदेखी करते हुए जिसके तहत भी सजा दी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है आसिफ भाई। देखिए, समय दर समय अगर कानूनों में, विधेयकों में संशोधन आता, हम क्या आज भी ब्रिटिश हुकूमत के समय का जो आईपीएस है, इंडियन पेनल कोड जो है, उसी को लेकर के चले पड़ेंगे क्या? कई बार संशोधन होते हैं और संशोधन की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है। और आप देखिए, मैंने आज माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की, गृह मंत्री जी की बाइट सुनी है, और आपने भी अपनी रिपोर्ट में प्रतिपादित किया है कि अगर किसी को शादी के बाद अगर धर्म परिवर्तन करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर को 1 माह का अंतराल में एक आवेदन देना पड़ेगा, जिसमें वो कबूलनामा होगा। अगर आप देखिए कि कानून में संशोधन करना और कड़े कानून बनाना, ये इस बात की ओर इंगित कर रहा है आसिफ भाई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, और जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है तो उसको लेकर के धर्म परिवर्तन के आड़ में प्रेम प्रसंगों को लेकर के, और विशेष करके नव युगल जो लड़के लड़कियां हैं, वो जिस प्रकार से प्रेम मोहब्बत कर करके जब शादी कर लेते, तो शादी के बाद जब दबाव बनाया जाता है कि इस धर्म को। यशपाल जी, मैं इस पर आता हूं। हालांकि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं फूलों की झालर है, तो ये घर की सजावट है या किसी शादी समारोह में आए सर? नहीं, मैं घर में ही दीपावली का प्रसंग अच्छा, फिर ठीक है सर, दीपावली मुबारक हो। वरना मुझे पता लगा विधायकों की ड्यूटी लगा दी कि शादी में जाके देखिए कहीं कोई केस ना हो रहा हो। हाँ, लौट रहा हूं यशपाल जी। यशपाल जी, आता हूं मैं आपके पास। प्रताप जी, आपके पास आ रहा हूं। प्रताप जी, आपसे एक सवाल। जब पीसी शर्मा जैसे बड़े नेता से इस पर रिएक्शन मांगा गया कांग्रेस की तरफ से, तो वो कहते हैं कि पहले विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तो कराओ, तो उसमें आपका स्टैंड अब तक क्लियर नहीं है सर कांग्रेस का। अब विधानसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति कराओ, इसका मतलब साफ है आप चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो, बीजेपी में रार मचे, फिर मुद्दा कहीं और चला जाए और उसमें सियासी फायदा आपको। लेकिन अभी तक इस पर्टिकुलर मुद्दे पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है कि आपको लगता है कि मौजूदा हालातों में इस तरह के विधेयक की आवश्यकता है या नहीं है।
आसिफ साहब, जैसा कि आपने कहा कि जबरदस्ती धर्मांतरण करने के बारे में 1968 का कानून ही काफी है कार्रवाई करने के लिए। यदि सरकार की मंशा है, यदि उनका पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन है, उनका पॉलिटिकल विल है, तो उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जा सकती थी। और 1968 के बिल में भी ये प्रावधान है कि समय समय पर जैसी आवश्यकता हो वैसा उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर ये नया बिल लाने की फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से किस नाम से लेके आ रहे हैं वो 2020, कोई जरूरत ही नहीं थी। धर्मांतरण ना हो, जबरदस्ती से धर्मांतरण, फोर्सेबल रिलीजन कन्वर्शन ना हो, ये सभी चाहते हैं। उससे एक समाज में तनाव पैदा होता है। परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाजपा वाले ये लव जिहाद शब्द कहां से ले आए। ये तो भारत की डिक्शनरी में ही नहीं है। लव अंग्रेजी से आया है, जिहाद अरबी से आया है। लव जिहाद करते हैं हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदी हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक शब्द ले आए अंग्रेजी से, एक शब्द ले आए अरबी से। ये और इसका इस धर्मांतरण विरोधी निरोधक बिल से कोई संबंध ही नहीं है। फिर मुख्यमंत्री कह रहे हैं लव जिहाद रोकना है। इनका अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बीडी शर्मा कह रहे हैं लव जिहाद रोकना है। ये स्वयं लव जिहाद की बात कर रहे हैं। इसका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका कोई स्थान है। और यदि अनावश्यक रूप से दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने की बात आती है तो बहुत सख्त कानून है। यदि उसमें कोई और क्लासेस जोड़ना है तो बाकी देश में धर्मांतरण अगर जबरन कराया जाता है या किसी को धोखे में रखकर उसका धर्मांतरण किसी लोभ, लालच या भय में कराया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानून है और सजा उसे मिलनी भी चाहिए। प्रताप जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। और हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल। देखिए, मध्य प्रदेश जब एनसीआरबी के आंकड़ों में बेटियों और महिलाओं से रेप के मामले में नंबर 1 था तो शिवराज सरकार एक नया कानून लेकर आ गई। क्या उसके बाद मध्य प्रदेश से रेप खत्म हो गए या कोई बहुत ऐतिहासिक गिरावट आई? एग्जीक्यूशन की दिक्कत है और इसी एग्जीक्यूशन का सवाल उठ रहा है कि अगर आप 1968 वाले कानून को ही एग्जीक्यूट करें तो उसमें शायद नए कानून की आवश्यकता है या नहीं, मुझे नहीं पता। साथ में एक सवाल और हरीश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति किसी लड़की को धोखे में रखकर उससे शादी करे और बाद में अपने वो मूल धर्म का खुलासा करता है तो क्या ये फ्रॉड का मामला नहीं, उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या अगर ये कोई एक विचारधारा चली आ रही है और ये बहुत बड़ी साजिश है तो फिर क्या कर रही थी सरकार का इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी सरकार की जितनी सर्वे एजेंसियां हैं, क्यों नहीं उस वक्त पता लगा? और जब अब हाथ से चीजें निकल गई तो नए कानून की बात क्यों की जा रही है? इतना बड़ा साजिश देश में हो रही थी, क्यों नहीं पता लगा सरकार को? आसिफ, देखिए, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा कि चौथी बार सरकार सत्ता में आई है, शिवराज जी सत्ता में आए, पैसे की कमी है, हम जानते हैं, आर्थिक संकट है, अब सरकार को काम करना है तो सरकार अब वो काम करेगी जिसमें पैसा भी खर्च ना हो और वाहवाही हो जाए और जिसमें भी हिंदुत्व कोर एजेंडा भी शामिल हो जाए। मैं अपने साथ जुड़े हुए सिसोदिया जी बड़े सीनियर विधायक हैं, इन्हें याद दिलाऊंगा 2013 में भी धर्मांतरण का विधेयक पास हुआ था और राष्ट्रपति जी को भेजा गया था। अब ये फिर से लाया जा रहा है कुछ अमेंडमेंट के साथ में। आप 68 की बात करें, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ और 2013 में सिसोदिया जी को याद होगा धर्मांतरण कानून का भेजा गया था, वहाँ से कुछ एक्ट में अब वापस अमेंडमेंट किया जा रहा है। अब बात यह है कि इस कानून की आवश्यकता कितनी है। मध्य प्रदेश में इतने सारे केस सामने नहीं आए, लेकिन इस कानून के बन जाने से भाजपा सरकार ये कह सकती है कि हम हिंदुत्व सरकार है, हिंदुवादी सरकार है, हिंदुत्व का एजेंडा है और अपने वोटरों में, अपनी पार्टी में और संघ के एजेंडे को लागू करने में दूसरे राज्यों के मुकाबले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बराबर में खड़े हो सकते हैं। आप पॉलिटिकल एजेंडा भी देखिए, समझिए, क्योंकि इस कानून की आवश्यकता कितनी है। कितने कानून हमने देखा, जैसे आपने उदाहरण दिया कि रेप के मामले में सबसे पहला राज्य बना कि फांसी की सजा सुनाएंगे। कितने फांसी के केस आज भी पेंडिंग पड़े, नहीं सुना पा रहे, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं पकड़ दिया और फांसी में डाल दिया। एक अदालतों का प्रोसीजर है, उसको न्याय मिलने का प्रोसीजर है, या तो वो पूरी व्यवस्था बदल दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू किए गए, उसके बावजूद नहीं मिल पा रहे, क्योंकि एक के बाद दूसरी जगह सुनवाई होती है, राष्ट्रपति तक सुनवाई होती है, तो सारी चीजें हैं। लेकिन कानून बना के अगर वाहवाही मिलती है बिना पैसे की तो उसमें क्या बुराई है? तो भाजपा सरकार ने यह रास्ता शॉर्टकट में चुना है और साफ साफ दिखता है कि अभी इस कानून के बनने से एक नया हिंदुत्व कोर हिंदुत्व के एजेंडे की बात होगी और वापस से लोगों में एक बात विचारधारा छोड़ी जाएगी कि हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है। मेरे दोनों सवालों का जवाब हरीश जी आपने दे दिया अपने इसी जवाब में। यशपाल जी, आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब 2/3 वोट बैंक को साधने के लिए
काम करो कुछ ऐसा कि न नून लगे न फिटकरी और रंग चोखे का चोखा। देखिए, बजट की अवधारणा विकास के रास्तों को तय करेगी, लेकिन समाज के उन वर्गों के प्रति भी ध्यान देना पड़ेगा, देना चाहिए। सरकारों का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि लव जिहाद के नाम पर अगर हासी भाई अपन एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हरियाणा में गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी इस बात को लेकर के कि तौसीफ ने विवाह कर लिया, प्रेम प्रसंग कर लिया और धर्म परिवर्तन के नाम पर उस पर ऊपर दबाव बनाया गया। निकिता की अंततः गोली मारकर के हत्या कर दी। ताजा उदाहरण है। तो जब अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटना घट सकती है तो इन कानूनों को संशोधन को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार की भी चिंता स्वाभाविक है। और ये जो बताया गया है कि लव जिहाद कहां से आ गया, ये कौन सा शब्द है? जहां पहचान छिपाकर लड़की को धोखा दिया गया हो उसी को लव जिहाद कहते हैं। सर मैं एक बात पूछता हूं आपसे, बहुत दिन से मेरे मन में एक बात थी यशपाल जी, इस केस को अगर रिवर्स कर दें कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से धर्म छिपाकर अगर शादी कर ले तो उस टर्म को क्या कहेंगे? कोई एक टर्म है उसके लिए सर? अरे देखिए, जो कानून जिस व्यवस्था के अंतर्गत बने हुए हैं हम उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि वैसे ये मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रश्न था इस केस में कि अगर ऐसी स्थिति हो। मैं प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं। जी जी है जी, उसको ब्लैकमेल करना है, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना है, तब तो कार्रवाई होगी ना। हाँ। अन्यथा तो इसमें एक्ट में संशोधन आ रहा है कि अगर धर्म परिवर्तन करना तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से 1 महीने के पहले आवेदन देकर के करना पड़ेगा। उसमें इनकार थोड़ी ही क्या। अगर आप धर्म परिवर्तन करना तो प्रॉपर पैनल तरीके से आवे ना। गोली मार करके तो धर्म परिवर्तन नहीं होगा। जबरन दबाव बना करके धर्म परिवर्तन नहीं, वो बात ठीक है कि बंदूक की नोक पर आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते और अगर आप कराने की कोशिश करें तो आप सरासर अपराधी हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रताप जी आपसे मेरा एक सवाल, मुझे नहीं पता सर आप वकालत आपने की है कि नहीं की है, लेकिन आपके तजुर्बे से मैं एक आपसे सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल ये कि यदि कोई किसी की हत्या इस लिहाज से कर रहा है कि वो उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था और दूसरा शख्स जो पीड़ित है वो धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहता था, तो इसमें कानूनन हत्या के बाद 302, 307, 304 जो भी धाराएं लगेंगी जिसमें फांसी की उच्चतम सजा है और आजीवन कारावास की सजाएं हैं उसमें, क्या आपको लगता है कि नए कानूनों से नई धाराएं जोड़ने से, नए कानूनों में और उसमें ऐड करने से सिर्फ और सिर्फ सजा मिलने में देरी होगी और कुछ नहीं, जबकि अगर 302 लग गई इसका मतलब सीधा न्यूनतम कारावास आजीवन मिलेगा और ज्यादातर या ज्यादा से ज्यादा उसको फांसी की सजा हो जाएगी? इसमें सिर्फ सजा मिलने में देरी होगी और कुछ नहीं होगा। कानून हमारे यहां पहले से मौजूद है। नहीं देखिए आसिफ साहब, कानून जो पुराने हैं 1968 का जो कानून है, 1975 का सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी हैं, उनके डायरेक्शंस भी हैं, और जैसा हरीश जी ने बताया 2013 में भी कानून बना था हमारे मध्य प्रदेश सरकार का, पर उसको राष्ट्रपति से अनुमति नहीं मिल पाई थी। पर यदि ऐसा कोई शार्प कानून बने जो प्रथम स्टेज पर ही धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगा सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उस पक्ष में हूं सिसोदिया जी जो कह रहे हैं, परंतु उसको लव जिहाद कह के एक धर्म विशेष से जोड़ना, तरह से एक सांप्रदायिक भावना तनाव पैदा करना, मैं उसके हक में नहीं हूं। क्योंकि कानून यदि अच्छा शार्प बनता है, पिन पॉइंटेड बनता है, जिसमें प्राथमिकी पर फर्स्ट स्टेज पर ही इसको डिस्करेज कर दिया जाए, फर्स्ट स्टेज पर ही इस तरह के काम पर अंकुश लगा दिया जाए, तो 302 या 307 की नौबत ही नहीं आएगी। 302, 307 तो यह आखिरी हथियार है, क्योंकि उसमें डर नहीं था, इसलिए उसने 302 का उपयोग किया 307 का। पर जो ये कानून धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने, इसका डर तो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। फोर्सेबल कन्वर्शन या फोर्सेबल चेंज ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी अलाउड। किसी भी सूरत में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुमति देता है जिस धर्म का है उस धर्म में रहते हुए अगर दूसरे व्यक्ति से आपसी प्यार है और उसमें अगर आपसी सामंजस्य है तो रिश्ते आगे बढ़ने चाहिए। फरेब कभी किसी रिश्ते की मजबूत बुनियाद नहीं हो सकती। मैं हरीश जी आपके पास आ रहा हूं, और हरीश जी मेरा एक छोटा सवाल आपसे, लाइन थोड़ी चेंज हुई है क्या? कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। इस लाइन से भुक्तभोगी बीजेपी अब समझ गई है कि एक ही धर्म के दो भागों में अगर आप अंतर करेंगे तो नुकसान है। धर्म को साथ लेकर चलिए, हिंदुत्व की राह पर चलिए, पूरी की पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलिए, ये सेफ साइड है।
बिल्कुल आसिफ का लाइन बिल्कुल चेंज हुई है। साथ में एक चीज और जुड़ती है जो पिछले सवाल का जवाब नहीं दे पाया था, कि इसमें आदिवासी भी साथ में जुड़ रहे हैं। बड़ी मात्रा में आदिवासियों धर्मांतरण को लेकर आरएसएस काम कर रहा, संघ काम कर रहा, और संघ की डिमांड रही है कि इसका एक कड़ा कानून बनाया जाए। तो साथ साथ में लव जिहाद की बात आ रही है, वहीं आदिवासियों को भी साधने की बात है, क्योंकि आदिवासियों में एक मुहिम चल गई थी कि वो हिंदू नहीं है। एक तो हिंदुत्व की भावना जताना है, साथ में उनका कन्वर्शन जो हो रहा है जैसा इनका कहना है और संघ की रिपोर्ट जा रही है उसको रोकना। तो इसलिए इस तरह के कानून को आगे लाया गया और हिंदुत्व के एजेंडे की बात की गई। ये 2018 से पहले भी कवायद हुई थी, लेकिन सरकार ला नहीं पाई। इसलिए सरकार में आते ही शिवराज जी ने सबसे पहला इस विधेयक को लाने का काम किया है, जिससे कि लगे कि संघ को कि संघ के एजेंडे पर ही सरकार काम कर रही है, हिंदुत्व के एजेंडे पे ही सरकार काम कर रही है। क्योंकि इसके पहले इस तरह के मामले उठे थे 2018 तीसरी टर्म में कि शिवराज सरकार और कोर एजेंडे से हट गई है और उस पर फोकस नहीं कर रही। इस बार ऐसा आरोप ना लगे, इसके चलते पहले बार में ही सरकार पहले सत्र में ही इस तरह का विधेयक लाने की प्रयास कर रही है, और इसके पहले प्रयास किया था लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हरीश जी जो मुझे लगती है वो ये भी है, पैरेलल बना हुआ था 3 से लेकर 18 तक 15 सालों की बीजेपी सरकार में 13 साल जब शिवराज लीड कर रहे थे तो उनका वे ऑफ वर्किंग, उनका राजनीति का स्टाइल कुछ अलग है। और अगर 18 में यही बीजेपी जीत गई होती तो क्या पिछली विचारधारा और पिछली वर्किंग स्टाइल से ही सरकार चल रही होती, या 18 में हार के कारण ही संघ का यह दबाव बन रहा है जिसके बाद बीजेपी की राहें कुछ जुदा जुदा हैं, कुछ बदली हैं, कुछ तीखी है, कुछ तेवर तीखे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, जनता खैर तय करेगी इस पर। अभी तो खैर आगे चुनाव भी नहीं है, निकाय और पंचायत के जब होंगे तब देखेंगे उस पर। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सिसोदिया साहब, प्रताप जी, हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को एक बार फिर दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं। अभी तो त्योहार चलते रहेंगे, त्योहारी सीजन है। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।